नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिंपल बैंकिंग पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। इसमें कौन ऋण ले सकता है, ऋण का आकार क्या होगा और सिक्योरिटी क्या देनी होगी, और अंत में स्टार्टअप इंडिया के बारे में भी बताऊंगा कि यह स्टैंड अप इंडिया से कैसे भिन्न है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी को विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्यम के लिए 10 लाख से लेकर 100 लाख के बीच ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि वो अपने व्यापार को और भी ज़्यादा बड़ा कर सके और भी ज़्यादा बढ़ा सके। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना और भी ज़रूरी समझता हूँ कि महिला उद्यमी का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होना ज़रूरी नहीं है। महिला उद्यमी किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण, किसी भी समुदाय से हो सकती है। इसमें पात्रता रखने के लिए अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी होना जरूरी है, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो। केवल नई परियोजना या ग्रीनफील्ड परियोजना को ही स्टैंड अप इंडिया योजना में शामिल किया जाता है। ग्रीनफील्ड का मतलब वैसे परियोजना से है जिसके लाभार्थी का विनिर्माण या सेवा या व्यापार में पहली बार उद्यम लगाना है। मतलब कि लाभार्थी ने विनिर्माण, सेवा या व्यापार में पहली बार उद्यम लगाया है। गैर व्यक्ति उद्यम मतलब कि कंपनी या फिर पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर गैर व्यक्ति उद्यम है तो वहाँ कम से कम 51% शेयरधारिता या नियंत्रण हिस्सेदारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होना जरूरी है। साथ ही उधारकर्ता किसी बैंक का चूककर्ता ना हो, मतलब कि किसी बैंक का डिफॉल्टर ना हो। ऋण का आकार जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 10 लाख से लेकर 100 लाख तक के बीच में ऋण का आकार होता है, और बैंक इसमें परियोजना लागत का 75% ऋण के रूप में देती है और उधारकर्ता का अंशदान 25% का होता है। मतलब कि जो भी उधारकर्ता होंगे उनको अपनी जो राशि लगानी होगी वो 25% होगी परियोजना का। वहीं जो बैंक लोन मिलेगा, जो बैंक ऋण मिलेगा, वो परियोजना का 75% तक ही मिलेगा। इसमें सिक्योरिटी क्या होगा और सिक्योरिटी क्या देनी होती है, तो मैं बता दूं कि प्राथमिक प्रतिभूति या प्राइमरी सिक्योरिटी, जो भी आप बैंक ऋण से परचेज करते हैं, जो सामान, जो भी मशीन आप बैंक ऋण से खरीदते हैं, बैंक ऋण को यूज़ करके, बैंक ऋण का प्रयोग करके जो भी सामान आप खरीदते हैं उसे हम प्राथमिक प्रतिभूति या प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। तो सबसे पहले तो प्राथमिक प्रतिभूति सिक्योरिटी के रूप में ली जाएगी। साथ ही साथ इसके अलावा बैंक कोलेट्रल भी ले सकता है। कोलेट्रल मतलब कि कोई बिल्डिंग या जो उद्योग है उसका ज़मीन या फिर कोई दूसरा आवासीय प्लॉट या आवासीय मकान सिक्योरिटी के रूप में, बंधक के रूप में रख सकता है। साथ ही बैंक चाहे तो ऋण गारंटी योजना की भी गारंटी ले सकता है। यह पूरी तरह से बैंक के ऊपर में निर्भर करता है कि बैंक प्रतिभूति सिक्योरिटी में क्या ले। ऋण की चुकौती 7 वर्षों में होती है, मतलब कि 7 वर्षों के अंदर में आपको इस ऋण को चुका देना होता है। और प्रथम 18 महीने तक अगर आप चाहे तो ऋण को स्थगित कर सकते हैं, मतलब कि आपको ब्याज और जो मूलधन है वो प्रथम 18 महीने तक देने की ज़रूरत नहीं है। 18 महीने के बाद
आप अपनी किस्त जमा करा सकते हैं, जो कि लोन लेने की अवधि से लेकर के अधिकतम 7 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ब्याज दर हर बैंक का अलग अलग होता है और यह इंडिविजुअल या फिर जो भी बैंक होंगे उनके द्वारा निर्धारित होता है कि उनको कितना ब्याज दर लेना है एक परियोजना। स्टैंड अप इंडिया में अगर आपको ऋण दिया जा रहा है तो वो कितना ब्याज लेंगे ये हर बैंक का अलग अलग होता है और ये इनके द्वारा निर्धारित होता है। अब मैं आपको बता दूं कि यह स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया परियोजना से कैसे अलग है। तो स्टार्टअप इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म या आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो किसी उत्पाद या प्रक्रिया या सेवा में टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्कृष्टता लाते हैं और उसे व्यावसायिक बनाते हैं, उन उद्यम को स्टार्टअप इंडिया में शामिल किया गया है। उत्पाद या सेवा नया होना चाहिए और उपस्थित उत्पाद या सेवा को इतना उत्कृष्ट बना दिया गया हो जो ग्राहक के लिए बहुत उपयोगी हो जाए, तो इस तरह के उद्यम को स्टार्टअप इंडिया में जगह दी जाती है। और स्टार्टअप इंडिया में पात्रता रखने के लिए उद्यम का नया या पुराना होना लाजमी है। उद्यम रजिस्टर्ड होना चाहिए और शुरू होने के दिन से या रजिस्टर होने के दिन से 5 साल तक उस उद्यम को स्टार्टअप इंडिया में हम शामिल करते हैं और किसी भी साल उद्यम का टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उत्पाद या सेवा को टेक्नोलॉजी द्वारा उत्कृष्ट बनाने में उद्यम हमेशा प्रयासरत हो, तो इस तरह के उद्यम को हम स्टार्टअप इंडिया योजना में शामिल करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के बारे में समझ में आ गया होगा कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया में कौन लोन ले सकते हैं, उनकी ऋण की पात्रता क्या है वगैरह। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर यह वीडियो आपको किसी भी तरह से अच्छा लगा हो या आपको लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ पास में जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे कि समय समय पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो बैंकिंग से संबंधित आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहें। धन्यवाद।